अध्याय 1959 डोंगसू लॉकी को वश में करना। इसे वहीं पकड़ो। यह देखकर कि डोंगसू लॉकी छलांग लगाने वाली थी, झांग जुबान ने जल्दी से अपना हाथ ऊपर रखा और उसे रुकने के लिए चिल्लाया। वह कई बार इस बात से आहत हो गया था कि डोंगसू लॉकी ने उसका सामान छीन लिया था। जैसे ही उसने कुछ अच्छा हासिल किया, डोंगसू लॉकी तुरंत उसे नरक की तरह सूंघ लेगा, बाहर निकल जाएगा और पलक झपकते ही उसे खा जाएगा। वह पहले हुई हर बात को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन यह वह गोली थी जिस पर उसने तलवार के पवेलियन के भारी भरकम सिक्के खर्च किए थे। अगर मैं तुम्हें अपनी गोलियां खाने दूं, तो मैं अपनी साधना को कैसे आगे बढ़ाऊंगा? इसे मुझे दे दो, मुझे यह चाहिए। डोंगसू लॉकी ने अपने तलवे को हिलाते हुए कहा। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि यह लॉकी सिर्फ एक अस्थायी रूप है? मैं एक महान जानवर हूं जिसने कभी भूमि पर शासन किया था। जब तक मैं अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता हूँ, मैं आपको आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्ति प्रदान कर सकता हूँ। अब कोई आपको पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए इसे मुझे देना तुम्हारी उस दयनीय साधना को बढ़ाने से कहीं बेहतर होगा। स्क्रैम! झांग शुवान की नसें उन शब्दों को सुनकर कांप उठी। बिना किसी झिझक के उसने डोंगसू लॉकी को लात मारी और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ में गोली खा ली। तुम मेरा सामान फिर से चुराना चाहते हो? सपने देखते रहो। गुगुगु! गोली उसके मुंह में तेजी से पिघल गई, जिससे ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल आया। उसकी जो साधना ठप हो गई थी, वह फिर से फलने फूलने लगी। आयाम चकनाचूर क्षेत्र उन्नत अवस्था। आयाम चकनाचूर दायरे का शिखर। आयाम चकनाचूर दायरे पूरा। आयाम चकनाचूर दायरे की समाप्ति। उसकी खेती प्राचीन ऋषि चार दान की समाप्ति तक पहुंचने से पहले, छद्म अमर तक पहुंचने से एक कदम दूर, दो मानक अमर गोलियां ले लीं। अपने शरीर के माध्यम से समृद्ध ऊर्जा को महसूस करते हुए झांग जुबान ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि आरोही बादल तलवार मंडप के वास्तविक विशेषज्ञों की तुलना में उसकी वर्तमान ताकत कुछ भी नहीं थी, लेकिन कम से कम उसे आंतरिक शिष्यों के बीच बेजोड़ होना चाहिए। शेष तीन मानक अमर गोलियों में से झांग हुआ ने उनमें से दो को अपने क्लोन को दे दिया ताकि इसे एक सफलता प्राप्त करने की अनुमति मिल सके, और उसने अंतिम एक को शातिर को दे दिया। उन दोनों ने सफलतापूर्वक अपनी खेती को डायमेंशन शटरा दायरे की समाप्ति के लिए उन्नत किया। कोई बात नहीं, खतरे के समय में वे अभी भी उसके तुरुप के पत्ते थे, इसलिए उनकी साधना को बढ़ाना महत्वपूर्ण था। मेरा वाला कहाँ है? डोंगसू लॉकी यह देखकर रो पड़ी कि उसे 5 गोलियों में से कोई भी नहीं मिली है। तुम बस इतना करो कि खाओ और खाओ। क्या आप इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, मेरे पास और गोलियां नहीं हैं। झांग हुआ ने लापरवाही से सिर हिलाया। लेकिन तुमने मेरा नहाने का पानी पिया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? क्या आपने कभी कुछ सार्थक किया है? संकट की घड़ी में भी आप मदद के लिए आगे नहीं आते। मैं तुम्हें कोई गोली क्यों दूं? लेकिन तुमने मेरा नहाने का पानी पिया। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे स्वर्ग के पदछेकी को चुरा रहे हो। मेरे डेंटियन में छुपकर और मेरी ऊर्जा चुराकर तुम एक परजीवी से अलग नहीं हो। दुनिया में आप इतने बेशर्म और इतने आत्महकदार कैसे हो सकते हैं? तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि मैंने अभी तक तुम्हें दूर नहीं किया है। लेकिन तुमने मेरा नहाने का पानी पिया। झांग शुवान अवाक रह गया। क्या आप कृपया अपने नहाने के पानी के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? जिस पानी में मैंने नहाया है, वह चोटों को ठीक कर सकता है। तूने इसे और लोगों को बेच भी दिया और इससे लाभ हुआ। डोंगसू लॉकी ने आक्रोश से विरोध किया। झांग शुवान ने महसूस किया कि उसका सिर दर्द से कराह रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने जो कहा है वह सच है, कि आप वास्तव में एक महान जानवर हैं जिन्होंने भूमि पर शासन किया है। मैं आपको वह गोली अभी खरीद सकता हूं जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको मुझे अपना स्वामी स्वीकार करना होगा और अब से मेरे आदेशों का पालन करना होगा। भविष्य में मैं आपको बेहतर दवा प्राप्त करने में भी मदद कर सकता हूं ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सकें। आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करूं? डोंगजू लॉकी ने तली हिलाते हुए पूछा। वास्तव में इस दुनिया में मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं है। जब तक आप मेरे पालतू जानवर बन जाते हैं, मैं आपको मेरी चीकी को स्वतंत्र रूप से अवशोषित करने की अनुमति दूंगा, और मैं पर्याप्त पैसा कमाऊंगा ताकि आप उन गोलियों को प्राप्त कर सके जिन्हें आपको पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता है। झांग हुआन ने कहा। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि डोंगसू लॉकी क्या है या वह क्या है, लेकिन यह तथ्य कि इसका लौकी का सूप स्वर्ग के पद जेनकी की तुलना में अधिक उल्लेखनीय रूप से चोटों को ठीक करने में सक्षम था, इसका मतलब यह हो सकता था कि यह सामान्य के अलावा कुछ भी था।
भले ही यह दावा कि यह एक पौराणिक जानवर था जिसने भूमि पर शासन किया था, एक अतिशयोक्ति थी, यह होने की संभावना नहीं थी, अन्यथा वह इसके खिलाफ इतना असहाय नहीं होता। किसी भी मामले में फिलहाल उसकी प्राथमिकता डोंगक्सू लॉकी को अपने पालतू जानवर के रूप में लेने की होनी चाहिए। अन्यथा डोंगक्सू लॉकी ठीक होने के बाद बहुत अच्छी तरह से भाग सकती थी। मैं एक महान जानवर हूँ जिसने कभी भूमि पर शासन किया था। तड़पने और मेरी पूजा करने के बजाय तुम मुझे वश में करना चाहते हो। कितना ढीठ हो सकता है, डोंगक्सू लॉकी ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, झांग शुआन ने अचानक अपनी कलाई फड़फड़ाई और उसकी हथेली पर एक मानक अमर गोली दिखाई दी। मैं एक महान जानवर हूँ जिसने कभी भूमि पर शासन किया था। क्या आपको लगता है कि मैं केवल एक गोली के लिए आपको सौंप दूंगा? डोंगक्सू लॉकी में लार आ रही थी, लेकिन वह अपने आप को वापस पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। बिना किसी झिझक के झांग जुबान ने अपनी कलाई को हिलाया और फिर भी उसकी हथेली पर एक और मानक अमर गोली दिखाई दी। उसने अपने बचे हुए 400 तलवार मंडप के सिक्के उन 2 गोलियों पर खर्च कर दिए थे। 2 गोलियां पर्याप्त नहीं हैं। आपको कम से कम उनमें से कम 20 की आवश्यकता होगी। नहीं, कम से कम 100 तो होने चाहिए। डोंगक्सू लॉकी ने अहंकार से अपना सिर घुमाया। 100 तो ठीक है, आप वहां जाकर गंदगी से खेल सकते हैं। मैं अब आराम करूंगा। झांग जुबान ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिलाया और गोलियों को अपने स्टोरेज रिंग में वापस रख दिया। यह जानते हुए कि डोंगक्सू लॉकी में अजीबोगरीब स्थानिक क्षमताएं हैं, उसने इसे अपनी झेकी से सील करना सुनिश्चित किया। एक मानक अमर गोली की कीमत 200 तलवार मंडप के सिक्के हैं, इसलिए उनमें से 100 की कीमत 20,000 सिक्कों की होगी। यहाँ तक अगर वह द्वंद्व युद्ध में खुद को थका देता, तो भी वह इतना पैसा नहीं कमा पाता। चूंकि ऐसा ही था, तो पहले परेशान क्यों? रुको, क्या तुम ऐसे ही हार मान रहे हो? मेरा मतलब है, क्यों न थोड़ी और बातचीत की जाए? आखिरकार मैं कोई असंवेदनशील पौराणिक जानवर नहीं हूँ। चौंक गया कि झांग जुबान इस तरह हार मान लेगा, डोंगक्सू लॉकी ने तुरंत अपना सिर पीछे कर लिया और चिल्लाया। उसकी आवाज में संकल्प गायब हो गया था और उसके स्थान पर एक तेज स्वर था। हम इसके बजाय ऐसा क्यों नहीं करते? तुम बची हुई 2 गोलियां मुझे दे सकते हो और मैं विचार करूंगा कि मैं तुम्हें अपना स्वामी मानूं या नहीं। जबकि इस युवक की खेती इतनी ऊंची नहीं थी, उसके शरीर में झेकी बेहद गर्म और आरामदायक महसूस कर रहा था। इसके अलावा यह एक ऐसी शक्ति को महसूस कर सकता है जो उसके शरीर के भीतर निहित प्रकृति से परे है। तो यह वास्तव में इस युवक के मालिक बनने के खिलाफ नहीं था। बस इतना ही, यह किस तरह का पौराणिक जानवर होगा यदि वह युवक को अपना स्वामी सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेता है क्योंकि बाद वाले ने उसे बताया था। कुछ समय के लिए लौकी हो सकती है, लेकिन वह फिर भी अपना गौरव चाहती थी। यह देखते हुए कि डोंगक्सू लॉकी ने आखिरकार अपना मुंह ढीला कर लिया था, झांग जुबान ने 2 मानक अमर गोलियां वापस ली और उसे ऊपर से फेंक दिया। डोंगक्सू लॉकी ने 2 मानक अमर गोलियों को एक साथ निगल लिया और इसके अंदर से हल्का सा डकार आया। अपने चेहरे पर थोड़ी असंतुष्ट नजर के साथ उसने कहा, हालांकि यह गोली बहुत खराब नहीं है, फिर भी इसका स्तर थोड़ा बहुत कम है। मुझे और अधिक ओम्फ के साथ कुछ चाहिए। झांग जुबान की भौहें ऊपर उठ गईं। उसने 2 गोलियां भी खा ली थीं और उसकी खेती डायमेंशन शटरा दायरे के उन्नत चरण से लेकर डायमेंशन शटरा दायरे की समाप्ति तक बढ़ गई थी। दूसरी ओर डोंगक्सू लॉकी ने 2 गोलियां खा ली, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि उसमें कोई बदलाव आया है। यह अपने चरम पर कितना शक्तिशाली था। क्या इसे अपने वास्तविक रूप में वापस आने के लिए वास्तव में 100 मानक अमर गोलियों या उससे अधिक शक्तिशाली की आवश्यकता होगी? किसी भी मामले में तथ्य यह है कि वह 2 मानक अमर गोलियों को निगलने के बाद अपरिवर्तित रहने में सक्षम है। इसका मतलब है कि उसका स्तर मेरी कल्पना से कहीं अधिक होना चाहिए। झांग शुआन ने सोचा, कुछ भी होने से पहले मैं इसे पहले ही वश में कर लेता हूँ। वह जानता था कि डोंगक्सू लॉकी उन जानवरों से बहुत अलग थी जिन्हें उसने पहले पालतू बनाया था। उनकी प्रसिद्ध बीस्ट प्यूमिलिंग टैमिंग विधि इस पर काम नहीं करेगी। एक पल की झिझक के बाद उन्होंने डोंगक्सू लॉकी को अपने डेंटियन में लौटने की अनुमति दी, जबकि उन्होंने अपनी चेतना को ईथर टोकन में वापस ईथर हॉल में प्रवेश करने के लिए विसर्जित कर दिया। 4 घंटे से भी कम समय में उसने सारी दौलत उड़ा दी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा कि असंबद्ध किसान बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। कुल मिलाकर उनके पास केवल 32 तलवार मंडप के सिक्के बचे थे, जो एक मानक अमर गोली का 5वां हिस्सा खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं आखिर कब गरीबी से मुक्त हो सकता हूँ?
झांग जुआन ने सोचा कि जैसे ही उसने फिर से द्वंद्व युद्ध की ओर अपना रास्ता बनाया। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जहां भीतर के शिष्य रहते थे, एक निवास चट्टान के किनारे पर स्थित था। इसके आंगन में लियू लुजी नाम का एक सफेद पोश युवक फर्श पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। आसपास की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर एकत्रित हो गई और उसके चारों ओर एक विशाल भंवर बन गया। उन्होंने अपने पूरे शरीर में एक ही पॉइंट खोले और आध्यात्मिक ऊर्जा की इस मंडली को बड़े चाव से खाया। कुछ देर बाद उसने अपना मुंह चौड़ा किया। वो तलवार ची की एक लहर निकली और बहुत दूर स्थित एक शिलाखंड को चीरती हुई निकल गई। यदि कोई करीब से देखे तो तलवार की ची के इस उछाल में ठीक उतनी ही मात्रा में ऊर्जा थी जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसने अभी अभी अवशोषित की थी। आध्यात्मिक ऊर्जा को झेकी में परिष्कृत करने के बजाय उसने इसे तलवार की ची में बदल दिया और इसे बाहर निकाल दिया। इतना सब करने के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। प्रांगण के प्रवेश द्वार पर उसने नीले वस्त्र पहने हुए उस युवक की ओर देखा जो वहां काफी समय से इंतजार कर रहा था। नीला वस्त्र पहने युवक अंदर आया और पूछा, क्या तुम अभी भी सफलता हासिल करने को तैयार नहीं हो? आप कब तक अपनी साधना को दबाने की योजना बना रहे हैं? मैं अभी भी अपने तलवार के इरादे को परिष्कृत करना जारी रखना चाहता हूँ। जहां तक की बात है, इस समय मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, लियू लुजी ने उत्तर दिया। आप 3 साल से अपने तलवार के इरादे को परिष्कृत कर रहे हैं, नीले रंग के युवक ने टिप्पणी की। 3 साल अभी भी काफी नहीं है। मैंने सुना है कि हमारे संप्रदाय में 10वीं तलवार भगवान ने छद्म के लिए एक सफलता के लिए जोर देने से पहले पूरे 10 साल के लिए अपने तलवार के इरादे को परिष्कृत किया। इतनी जमाखोरी से ही वह इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने में सक्षम था। भले ही मेरी प्रतिभा उनकी तुलना में कम है, फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरा धैर्य मुझे कहीं और आगे ले जाएगा, लियू लुजी ने उत्तर दिया। जिसके बारे में बात करते हुए आपके लिए मुझसे मिलना निश्चित रूप से असामान्य है। क्या आप एक स्पर लेना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके खिलाफ एक मौका खड़ा करता हूँ, नीले रंग के युवक ने अपने हाथ की लहर के साथ जवाब दिया। जिसके बाद उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी और उसने कहा, झू यानजी और वेई सुएफिंग मुझसे पहले मिलने आए थे और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मुझे वास्तव में दिलचस्प लगा। क्या आप इसके बारे में सुनना चाहेंगे? उन दोनों ने खेती करने के बजाय हमेशा बेकार की बकवास पर अपना समय बर्बाद किया है। मुझे संदेह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे कह सकते हैं जो वास्तव में सार्थक होगा, लियू लुजी ने कहा। मुझे अभी भी खेती करने की जरूरत है, इसलिए मुझे आपको जाने के लिए कहना होगा। अरे अरे, मुझे बाहर निकालने की इतनी जल्दी मत करो। कम से कम मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो, ठीक है? जैसे कि यह जानते हुए कि लियू लुजी इस तरह से प्रतिक्रिया करेगा, नीले रंग के कपड़े वाले युवक ने शांति से अपना हाथ लहराया और एक मुस्कान के साथ जारी रखा। उन्होंने कहा कि एक विशेष रूप से शक्तिशाली तलवार व्यवसाय हाल ही में आंतरिक शिष्यों के ईथर हॉल में प्रकट हुआ है। उन दोनों के एक के बाद एक उस तलवार चलाने वाले के पास जाने के बावजूद वे दूसरे पक्ष को अपना इक्का प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं कर पाए। ओह, उन दोनों को वास्तव में इस हद तक पछाड़ दिया गया था। लियू लुजी इस खबर से थोड़ा स्तब्ध थे। जबकि लियू यानजी और वेई सुएफेंग अक्सर अपना समय व्यर्थ की गतिविधियों में बर्बाद करते हैं, उन्हें आरोही क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन में आए हुए काफी साल हो गए हैं। उनकी खेती डायमेंशन शटर दायरे की समाप्ति पर है और तलवारबाजी की उनकी समझ को कम से कम औसत से ऊपर माना जा सकता है। फिर भी वे वास्तव में हार में गिरने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को अपना इक्का प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं कर पाए। वह संभव नहीं होना चाहिए। वे अपने साथ एक वीडियो लाए और यह वास्तव में जैसा उन्होंने कहा था। क्या आप देखना चाहेंगे? नीले वस्त्र वाले युवक ने पूछा। ठीक है, मैं उन दोनों को अंदर आने दूंगा। लियू लुजी ने सिर हिलाया। ठीक है। नीले रंग का युवक द्वार की ओर मुड़ा और चिल्लाया, क्या तुमने सुना? अंदर आओ। कुछ ही समय बाद एक युवक और एक युवती अंदर आए। वे दो विरोधी थे जिनका सामना झांग हुआन ने ईथर हॉल, झू यानजी और ऑनसेट ऑफ ट्वाइलाइट में किया था। बेशक ऑनसेट ऑफ ट्वाइलाइट सिर्फ एक उपनाम था, उनका असली नाम वेई सुएफेंग था। सीनियर लियू और सीनियर वांग को सम्मान देना। जैसे ही वे अंदर गए, उन दोनों ने तुरंत गहराई से प्रणाम किया। वे दो जो पहले बोल रहे थे, वे कोई और नहीं बल्कि रैंक 1 लियू लुजी और रैंक 3 वांग जियांडोंग थे। आपने कहा था कि ईथर हॉल में एक उल्लेखनीय तलवार व्यवसाय दिखाई दिया है। लियू लुजी ने उन दोनों को ठंडेपन से देखा। यह सही है, सीनियर लियू। झू यानजी ने सिर हिलाया। उसने जल्दी से एक रिकॉर्ड क्रिस्टल निकाला और उसे पास कर दिया। यह उसके साथ हमारी लड़ाई की रिकॉर्डिंग है।
कृपया देख लीजिए। लियू लुजी ने वांग जियांडोंग पर एक नजर डाली, इससे पहले कि वह अपनी उंगली को रिकॉर्ड क्रिस्टल पर हल्के से टैप करके झेकी के उछाल को बढ़ा सके। विंग रिकॉर्ड क्रिस्टल ने तुरंत खिलना शुरू कर दिया। कुछ देर देखने के बाद लियू लुजी की आंखें विस्मय से भर उठी। वह आपकी अंतिम तकनीकों में खामियों के माध्यम से देखने में सक्षम था और उन्हें सबसे सरल चाल से दूर किया। रिकॉर्ड क्रिस्टल ने तुरंत खिलना शुरू कर दिया। कुछ देर देखने के बाद लियू लुजी की आंखें विस्मय से भर उठी। वह आपकी अंतिम तकनीकों में खामियों को देखने और सरलतम चालों से उन्हें दूर करने में सक्षम था।